नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और हमारा पहला सवाल है 61। विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन 1 है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ऑप्शन 2 है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन 3 है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन 4 है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो हमारा 61 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 सही है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 62। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन 1 है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2 है, स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन 3 है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्याय की कम संख्या। ऑप्शन 4 है, अवोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो 62 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 सही है, स्कूल बैग का कम वजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 63। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 है, छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन 2 है, लड़के और लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन 3 है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन 4 है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम। तो 63 का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 4 सही है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम। ईवीएस कक्षा के समूह में सीखने का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 64। बाला का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन 1 है, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। ऑप्शन 2 है, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ऑप्शन 3 है, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। ऑप्शन 4 है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सही, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग बाला का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 65 है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन 2 है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन 3 है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन 4 है, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो 65 का जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 सही है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अगला प्रश्न हमारा 66। महिलाएं जो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक खाली स्थान है। एक ऑप्शन 1 है अंधविश्वास। ऑप्शन 2 है मिथक। ऑप्शन 3 है वैज्ञानिक तथ्य। ऑप्शन 4 है रूढ़िबद्ध धारणा। तो 66 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सही है, रूढ़िबद्ध धारणा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 67। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन 1 है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ऑप्शन 2 है, पूर्व और पश्चिम। ऑप्शन 3 है, पश्चिम और पूर्व। ऑप्शन 4 है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो 67 का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 सही है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जो है बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 68। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन 1 है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ऑप्शन 2 है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। ऑप्शन 3 है, सतह क्षेत्र लेकिन तापमान घटता है। ऑप्शन 4 है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो 68 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1 है, सतह क्षेत्र तथा तापमान दोनों में कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 69। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन 1 है ग्राफिक कौशल। ऑप्शन 2 है दिशात्मक कौशल। ऑप्शन 3 है चित्रण कौशल। ऑप्शन 4 है स्थितीय कौशल। तो हमारा जो 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 राइट है, चित्रण कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 70।
किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन 1 है एनसीएफ 1975, ऑप्शन 2 है एनसीएफ 2005, ऑप्शन 3 है एनसीएफ 1988, ऑप्शन 4 है एनसीएफ 2000। तो 70 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 एनसीएफ 2000। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 71। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ऑप्शन 1 है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन 2 है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन 3 है दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन 4 है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 72। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ऑप्शन 2 है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऑप्शन 3 है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ऑप्शन 4 है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो 72 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 2 बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 73। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? ऑप्शन 1 है जलवाष्प, ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है मीथेन, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो 73 का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 सही है। मतलब ये तीनों जो है जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है 74। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन 1 है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, ऑप्शन 2 है ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, ऑप्शन 3 है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ऑप्शन 4 है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सही है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 75 है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 है क्लोरीन, ऑप्शन 2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है सल्फर। तो 75 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3 सही है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ताजमहल के पीले होने का कारण है। अगला प्रश्न है हमारा 76। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन 1 है पल्लव राजवंश, ऑप्शन 2 है चोल वंश, ऑप्शन 3 है चालुक्य वंश, ऑप्शन 4 है काकतीय वंश। तो 76 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 सही है, काकतीय वंश ने गोलकोंडा किला बनवाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 77। 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑप्शन 1 है 12 ग्राम, ऑप्शन 2 है 18 ग्राम, ऑप्शन 3 है 45 ग्राम, ऑप्शन 4 है 5 ग्राम। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 3 45 ग्राम, लेकिन आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 78। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन 1 है भार, ऑप्शन 2 है द्रव्यमान, ऑप्शन 3 है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन 4 है संवेग। तो 72 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 2 सही है, द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 79। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ऑप्शन 1 है उत्तल, ऑप्शन 2 है अपारदर्शी, ऑप्शन 3 है पारभासी, ऑप्शन 4 है पारदर्शी। तो 79 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 सही है, अपारदर्शी। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती वो अपारदर्शी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 80। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो 80 का ऑप्शन 1 है 10 न्यूटन, ऑप्शन 2 है 60 kg, ऑप्शन 3 है 10 kg, ऑप्शन 4 है 60 न्यूटन। तो 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 सही है 10 kg। अगला प्रश्न देखते हैं। 81 है। अगला एक विलय की विघटन दर खाली स्थान पर निर्भर करती है? ऑप्शन 1 है भार, ऑप्शन 2 है दबाव, ऑप्शन 3 है तापमान, ऑप्शन 4 है सतह क्षेत्र। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सही है, तापमान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 82। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन 1 है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन 2 कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन 3 है समूह चर्चा, ऑप्शन 4 है पोस्टर बनाना।
तो 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सही है। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला प्रश्न है हमारा 83 है। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन 1 है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ऑप्शन 2 है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान दिया। ऑप्शन 3 है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। ऑप्शन 4 है इसने बच्चों के डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो 83 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 सही है। इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हमारा 84 है। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन 1 है मानववादी दृष्टिकोण। ऑप्शन 2 है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन 3 है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। ऑप्शन 4 है अन्वेषण दृष्टिकोण। तो 84 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन 4 सही, अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 85। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन 1 है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन 2 है यह सस्ता और सुलभ है। ऑप्शन 3 है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। ऑप्शन 4 है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो 85 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 सही है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 86 है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन 1 है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। ऑप्शन 2 है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन 3 है वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना। ऑप्शन 4 है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो 86 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 सही, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 87। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन 1 है परिवार की अवधारणा इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 है परिवार की परिभाषा गलत है। ऑप्शन 3 है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। ऑप्शन 4 है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो 87 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 सही है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा गड़बड़ होता है यार, क्या होगा। सेवन हो गया था हमारा। अगला प्रश्न 88। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? ऑप्शन 1 है श्याम पट्ट का उपयोग। ऑप्शन 2 है चित्र पढ़ना। ऑप्शन 3 है फील्ड भ्रमण। ऑप्शन 4 है ये सभी। तो 88 का जो राइट आंसर ऑप्शन 4 सही है, श्याम पट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण चारों राइट है। ये तीनों जो ऑप्शन है ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 89 है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है ऑप्शन 1 विषयगत, ऑप्शन 2 एकीकृत, ऑप्शन 3 समावेशी, ऑप्शन 4 ये सभी। तो 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 सही है। तो ये सभी सही है, मतलब ऑप्शन 1 भी सही है विषयगत, ऑप्शन 2 सही है एकीकृत, ऑप्शन 3 समावेशी, तीनों सही है। अगला और हमारा लास्ट सवाल है 90। अगला लास्ट सवाल है हमारा 90। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन 1 है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है।
ऑप्शन 2 है कि यह एक अवैध कार्य। ऑप्शन 3 है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऑप्शन 4 है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका से, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, सपेरे उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। लास्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और CTET की तैयारी करने वाले अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।